बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ। यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। मैं पूछती हूं बीजेपी के लोगों से, आपके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या आपके लोकसभा में हो? आपके विधानसभा में कितनी महिला विधायक बैठी हुई है जो मुस्लिम धर्म से आती हैं? कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ही आदिवासी प्रेम है, तो जहां भाजपा शासित राज है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कहें, उड़ीसा की बात कहें, मध्य प्रदेश की बात कहें, वहां पर जो आदिवासी का भूमि संरक्षण जैसे कानून है, उस कानून को सरलीकरण क्यों किया गया? हमको लगता है कि जो पूरे एक्ट में जितनी बातें कही, असली बात सिर्फ यही है कि ये पूरा एक्ट के माध्यम से बीजेपी एक विशेष समुदाय के जमीन पर नजर रखी। देखिए, आज पूरे भारत देश में लगभग 27% ऐसे लोग रहते हैं जो कि उन धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग हो। और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश भर की। आज जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। ये वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, आज ये मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर इसका अंत कहां होगा? आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके, और आगे आप देखेंगे, हम लोग जरूर चीज को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस तरह का खेल हर एक अल्पसंख्यक के साथ इस देश में होने वाला है। ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के तहत इस बिल को लाया गया, ये सरासर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ, मगर 8-8 घंटे चले हैं डिस्कशन लोकसभा में, राज्यसभा में। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट रात के 1 बजे तक कार्य चला है। यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। कंटेंट जो ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, समाज में, और इंटेंट आज वो है जो हम लोग यहां से खुलासा करने वाले हैं। इन लोगों ने केवल और केवल झूठ परोसा है इस नैरेटिव के माध्यम से। वक्फ बिल में जो संशोधन लाए हैं ये लोग, इसका पहला कारण ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाह रहे हैं ये लोग। आज देश में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा मुसलमान है जो जिसको आप पूछेंगे कि बीजेपी आपका हितैषी है या नहीं, तो वो क्या जवाब देगा, ये आप भी, मीडिया बंधु भी इस बात को जानते हैं। आज जिस समाज को आप लगातार उनके धार्मिक आस्था को आप चोट पहुंचाते हैं, आप उनको मुगलों का वंशज कहते हैं, आपके नेता लगातार उनके समाज को गाली देते हैं अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, वैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम समाज का भलाई चाहते हैं। ये केवल और केवल नैरेटिव है।
इसके पीछे असलियत यही है और 8 घंटा चर्चा करने के पीछे कारण यही है कि ये दिखलाना चाहते हैं कि ये देश अल्पसंख्यकों का नहीं है, वो 27% आबादी का नहीं है ये देश। यहां पर्सनल लॉज आपका नहीं चलेगा, पर्सनल लॉज अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का यहां नहीं चलेगा। यहां बीजेपी नियम कानून बनाएगी। अगर आपको नियम कानून, उस नियम कानून के तहत रहना है तो रहे, अन्यथा इस देश को छोड़े। पहला नरेटिव इन्होंने गढ़ने का काम किया है, झूठ के सहारे। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हम लोग प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। मैं पूछती हूं बीजेपी के लोगों से, आपके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या आपके लोकसभा में हो? आपके विधानसभा में कितनी महिला विधायक बैठी हुई है जो मुस्लिम धर्म से आती हैं? आप इन्हीं मुस्लिम महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं और आज आप उनकी प्रतिनिधित्व का बात कर रहे हैं। अगर यही प्रतिनिधित्व आप देना चाहते हैं तो बीजेपी के लोग घोषणा करें कि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, लगभग 50% वो लोग महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन का बात करते हैं, उसमें से कम 10 से 15% ही मुस्लिम महिलाओं को सीट दे दिया जाए, अगर इतने ही मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है। तीसरा झूठ इन्होंने गढ़ने का काम किया है ये कहते हुए कि वक्फ में जो संशोधन किया गया है वो आदिवासियों की जमीन का संरक्षण करेगा। ये जो बीजेपी के लोग आदिवासियों का और आदिवासियों के जमीन के हितैषी बनते हैं, 2014 में जब झारखंड में इनकी सरकार थी और ये लोग जब लैंड बैंक बना रहे थे और आदिवासियों का सरना, मसना, हड़गड़ी सारे जमीन को, गैर मजूरा आम जमीन को इन लोगों ने लैंड बैंक में डालने का काम किया अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और लगभग 201 से अधिक एमओयू साइन किए गए इन पूंजीपतियों दोस्तों के साथ, यहाँ पे आदिवासियों का पारंपरिक जमीन को बेचने के लिए। तब इन लोगों का आदिवासियों के प्रति हमदर्दी कहां था? विधानसभा में इनकी सरकार थी, झारखंड में विधानसभा में मात्र 3 मिनट के अंतर्गत सीएनटी एसपीटी कानून, जो इस राज्य के आदिवासियों का सबसे बड़ा भूमि संरक्षण कानून है, उसको बदलने का इन्होंने कोशिश किया। तब इनको आदिवासी का जमीन का याद नहीं आया, आदिवासियों का इनको याद नहीं आया। 2014 में लैंड डिजिटलाइजेशन लाके सभी आदिवासियों का जमीन नहीं, पूरे झारखंड भर का जमीन को जो डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश किया गया, आज आप देखेंगे यही कारण है कि हमारे गांव के लोग अपना जमीन का रसीद ले लेके एक इस अंचल से दूसरे अंचल कार्यालय से जिला कार्यालय घूमते हैं अपने जमीन में संशोधन, अपने भूमि में करेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि गलत तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। और आज डिजिटलाइजेशन के कारण, लैंड डिजिटलाइजेशन के कारण दिल्ली, बंबई और गुजरात में बैठे हुए लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी का जमीन कहाँ पे कितना जमीन है, और यहाँ पे सारा जमीन बंदरबाट हो रहा है। किसका करतूत है ये? किसका काला करतूत? बीजेपी के काला करतूत है ये। इसके अलावे ये लोग इतना आदिवासी के जमीन का हितैषी बन गया है अचानक से, जब वन संरक्षण अधिनियम में जब ग्राम सभा का प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया, और वही समय था कि जब बिल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ लोकसभा में, हो हंगामा के बीच में इन्होंने उस कानून को पारित कर दिया जहां पे वन संरक्षण अधिनियम में ग्राम सभा का प्राथमिकता को हटा दिया गया है, आदिवासियों के अधिकार को हटा दिया गया है। तब बीजेपी के लोगों को आदिवासियों का ध्यान नहीं आया। ये केवल और केवल अपने जो हार है, 2019 का हार झारखंड राज्य में और 2024 का हार इस झारखंड राज्य में, उस हार से ये लोग तिलमिला गए हैं और यहाँ पे पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन। और आप देखेंगे इनके जो बड़े लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कागज से पढ़ के बोलते हैं। वो कागज कहां से आता है मैं आपको बतलाती हूँ। वो कागज इनके नागपुर हेडक्वार्टर से आता है, प्रिंटेड आता है। क्या बोलना है इनको, वहां के नागपुर के हेडक्वार्टर के लोग इनको बताते हैं। इनको यहाँ के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के अल्पसंख्यकों से, यहाँ के दलितों से इनका ना कोई लगाव था और ना आगे लगाव है। इसीलिए मैं यहाँ से बीजेपी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का हितैषी बनना बंद करें। ये लोग केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला के अपने काले करतूत पे
ये लोग पर्दा डालना चाहते हैं और लोगों के मन से, आदिवासियों के मन से वो सब चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो इनके समय में इन लोगों ने आदिवासियों में डिस्ट्रक्शन और डैमेज जो लाया था उसका भरपाई ये लोग अब कर रहे हैं, इस तरह से भ्रम फैला के। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं जो सच है और जो बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, इस राज्य में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उन चीजों को मैं आज आप लोगों के बीच में सफाया लाना चाह रही थी, क्लियर करना चाह रही थी। बस मेरे तरफ से इतना ही है। सभी को धन्यवाद। शिल्पी जी, मेरे 2-3 सवाल है। भाई, आदिवासियों की हितैषी बताने वाली भाजपा दरअसल है नहीं। आपने उसका 2 उदाहरण दिया, एक ग्राम सभा को कमजोर किया, दूसरा लैंड बैंक। लगभग आपके भी 5 साल उधर और 100 दिन इधर। लैंड बैंक खत्म नहीं किया, जबकि चुनाव में हमेशा भाषण रहा कि लैंड बैंक हम खत्म करेंगे, बल्कि सरकार जाकर विदेशों में व्यापारियों को बता रही है कि वी हैव लॉट्स ऑफ लैंड, प्लीज कम टू आवर स्टेट। तो ये कौन सा प्यार कांग्रेस का दिख रहा है? दूसरी बात कि पेशा जिससे ग्राम सभा एकदम सशक्त होगा, पिछले कई दिनों से, कई सालों से लटका हुआ है। आप लोग को कौन रोक रहा है? पेशा लागू नहीं हो पा रहा है। जो 2 सवाल आए हैं, पहला सवाल कि जो लैंड बैंक बनाया गया था वो निरस्त हुआ नहीं हुआ। आपको हम बतलाना चाहेंगे, लगभग 21 लाख एकड़ जमीन, सरना, मसना, हड़गड़ी, तमाम भूमि को जो लैंड बैंक में डाला गया, 21 लाख एकड़ जमीन को पूंजीपतियों को देने के लिए 201 MOU साइन किए गए थे। 2019 के बाद हम लोगों के सरकार का जो गठन हुआ, गठबंधन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, हम लोगों ने क्या इस लैंड बैंक से किसी एक MOU को भी पारित किया है? किसी एक कॉरपोरेट घराने को भी क्या हम लोगों ने जमीन दिया है? पहला चीज। दूसरा चीज जो आप कह रहे हैं कि विदेशों में जाके हम ये बतला रहे हैं कि हम लोगों के पास बहुत जमीन है, आप आइए और उस जमीन को लेके जाइए या उस जमीन को ले लीजिए। देखिए, ये सब चीज बहुत ही भ्रम फैलाने वाली चीज है। अगर आपके पास इसका पुख्ता सबूत है तो आप हमारे पास यहाँ पे अभी इसी वक्त रखें, हम लोग इस पे आगे भी डिबेट कर सकते हैं। वन मिनट लेट मी कंप्लीट। तीसरी सवाल जो है पेशा कानून को लेके, आप लोग जानते हैं कि 2001 में यही बीजेपी सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी का सरकार हुआ करता था, जो आज के दिन में अपने आप को बहुत ही बड़ा हितैषी, भी आदिवासी का हितैषी ये लोग जो बताते हैं। 2001 में जब 2000 में जब राज गठन हुआ, 2001 में इन्होंने अनुसूचित इलाकों में भी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को लागू करने का काम किया। 14 जिला जो अनुसूचित इलाकों में आता है, कम से कम आप वहां पे पेशा कानून लागू करते हुए आप उसके अंतर्गत आप नियमावली बना सकते थे। मगर ये कौन सा आदिवासी प्रेम था कि आपने इतना जरूरी कानून को धूमिल करते हुए उन अनुसूचित इलाकों में भी पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का काम किया। अब हमारे पास जो है, हमारे सरकार और हमारे कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो में भी ये चीज हम लोगों ने मेंशन किया है कि पी पेशा को लागू कराते हुए हम लोग इसका नियमावली को यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग लागू करने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने अगर इसको मैनिफेस्टो में लाया है, हमारी जिम्मेवारी है। सौभाग्य से जो विभाग है, पंचायती राज विभाग, वो भी हमारे पास है। राहुल गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय के राजू साहब, प्रभारी साहब का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोगों के तरफ से आपको निश्चित रूप से जो हमारे मैनिफेस्टो कैरी कर रही है वो आपको देखने को मिलेगा इस राज्य के आदिवासियों के लिए, किंतु वो हम अपने समय के अनुसार सभी चीजों को लेके करेंगे। आप बीजेपी के तरह या बीजेपी के दबाव के अनुसार या अन्य लोगों के जो आरएसएस के लोग हैं जो चाहते हैं कि दोबारा से कुछ ऐसी गलतियां हो जाए कि ये चीज अगर लागू भी है तो हुआ तो आदिवासियों को उसका लाभ ना मिले, वैसे गलतियों को हमारी सरकार नहीं दोहराएगी। पेशा को क्या लागू करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, 110% हम लोग लागू करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो इस चीज को कैरी कर रहा है। विभाग हमारे साथ है।
हम लोग लागू करेंगे। मगर आप क्योंकि जान रहे हैं ये एक संवैधानिक चीज है, हम लोग इसमें कुछ भी ऐसी चीजों को गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करना चाहते जिससे आने वाले समय में 20-25 साल के लिए यहाँ के लोगों को नुकसान हो। जिस तरह से बीजेपी ने किया था, 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम को लागू किया और आज 25 साल बीत गए हैं, आज भी उसका प्रकोप आदिवासी समाज झेल रहा है। दूसरी चीज ये है कि कब आप लागू करेंगे, इट विल टेक टाइम, राइट थिंग्स टेक टाइम, बट इट विल हैपन इन आवर टाइम। विगत दिनों इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैंने बयान पढ़ा था और आप लोगों को प्रेस के माध्यम से शायद उनके द्वारा भेजे। उन्होंने आदिवासी का पहचान और रक्षा के बारे में उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये आदिवासी का रक्षा और पहचान की बात नहीं, बल्कि उनके मुख्यमंत्री काल में जो उनके द्वारा किए गए जो कुकृत्य, जो गलत काम किए गए थे, उसको झारखंड के लोगों का स्मृति से हटाने भटकाने के जैसा ही इसको बात माना जाए। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये लगातार, कभी हम कांग्रेस पार्टी, भाजपा बोलते हैं कि आदिवासियों का भला कांग्रेस नहीं कर पाएगी। आज तक इस राज्य में सबसे ज्यादा उनकी सरकार चली है और अब तो केंद्र में भी 10 साल 15 साल, अब 12 साल होने जा रहे हैं। कोई एक भी ऐसा काम सिवा शहीदों का गौरव और सम्मान की बात करते हुए और किसी तरह का बात उनके द्वारा कोई काम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों का भला का उम्मीद भी नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ही आदिवासी प्रेम है तो जहां भाजपा शासित राज है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कहें, उड़ीसा की बात कहें, मध्य प्रदेश की बात कहें, वहां पर जो आदिवासी का भूमि संरक्षण जैसे कानून है, उस कानून को सरलीकरण क्यों किया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये नाम झारखंड बल्कि आपका पूरे देश में जहां पर आदिवासियों के लिए जमीन का जो कानून बना है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा 5वीं अनुसूची की बात कही गई। उनके शासनकाल में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो रक्षा करनी थी, आपने देखा होगा हाथी उड़ाने का मामला बहुत जो चला, लेकिन ये जो हाथी उड़ाने का मामला भी, ये भी 5वीं अनुसूची जैसे जो संविधान में दिए गए कानून है उसका एक तरफ से उल्लंघन ही है। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची का अगर रक्षा करनी है तो उसे बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कॉरपोरेट जो खरीदार है रियल एस्टेट और डेवलपर्स पर उनका जो सम्मान भूमि प्रतिबंध या सम्मान कानून लागू करने पर भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है, क्या सोचती है, ये उसको स्पष्ट करना चाहिए। बड़ी विस्तार से चीजों को रखा है, मगर उसमें से हमको लगता है, मैं सिर्फ कल के जो रघुवर दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसकी चर्चा कुछ पर्दे में शिल्पी ने किया है, उसी पर फोकस करूंगा, इसलिए कि मेरा पड़ोसी भी है, हमारे बगल में ही रहता है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी साफ कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है इस बिल के माध्यम से। हमको लगता है कि रघुवर दास जी शायद अपना डिबेट सब नहीं सुना,
मगर कम से कम अपने मंत्रियों का डिबेट तो जरूर सुनना चाहिए था उनको। उसके मंत्रियों ने लोकसभा में बड़ी साफ कहा कि हम इस बिल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो उसके मंत्री तो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं दिल्ली में, और ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मुस्लिम की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। कितना विरोधाभास है दिल्ली और झारखंड में। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें उठी। अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, दो बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से जो शेड्यूल एरिया का जमीन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हम वो बिल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको वो पढ़ के बताएंगे कहाँ है नहीं है। मगर ये शेड्यूल एरिया का जमीन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, CNT SPT एक्ट में प्रोटेक्टेड है, फिर आप कहां से प्रोटेक्शन ला रहे हैं? एक ऑलरेडी कानून है और उसके ऊपर से बोलते हैं हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अरे भाई, जो CNT SPT एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया शेड्यूल एरिया में, अगर इसी को ईमानदारी से आप पालन कर देंगे तो जमीन का समस्या समाप्त हो जाएगा। और कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जो इधर रांची आसपास में जितने जमीन आदिवासियों को हड़पा है, यही लोग हड़पे हैं, इन्हीं के लोग हड़पे हैं। मैं अगर नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उसका भी हम लोग सर्वे करके बताएंगे कौन कौन जमीन यहाँ के बीजेपी के लोगों ने हड़पा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कहा कि लव जिहाद हमको तो समझ में नहीं आया, वो कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, हमको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लव जिहाद से इस वक्फ बिल का क्या मतलब हमको नहीं समझ में आया। वो कुछ कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद के माध्यम से जमीन कुछ लोग दूसरे मुस्लिम लोग ले लेंगे आदिवासी की जमीन और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड में दे देंगे। हमको लगता है उसका शायद ऐसा ख्याल है, मगर इस लव जिहाद से कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल जो संशोधन बिल है उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर लव जिहाद की बात आपने पहले भी कही थी, आपको पता है कि पूरा चुनाव उन्होंने लव जिहाद पे लड़ा था और उसका फल देख लिया, चले गए। हम फिर से दोबारा आ गए, इन्होंने वही मुद्दा उठाया था, आपको याद है, लव जिहाद। हम लोग उस समय भी कहा था कि लव जिहाद है, हो सकता है एक आध दो है मामला, हम नहीं कह सकते, मगर आप उस केस तो लाइए, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, लाइए, जांच कराइए, सजा दीजिए। आप वो नहीं किए, मगर पूरा चुनाव भर में यही कहे लव जिहाद। अब फिर आप वही बात कर रहे हैं कि अब लव जिहाद के माध्यम से अब जमीन हड़प लेगा। वक्फ बोर्ड कैसे हड़प लेगा भाई? हम समझ लें लव जिहाद के माध्यम जो शादी क्या हो सकता है, इधर उधर कर, नाम तो चेंज नहीं होगा, मगर हो सकता है उसका अधिकरण को अपना अधिकार कुछ बताए। मगर इससे वक्फ बोर्ड को क्या फायदा? वक्फ बोर्ड वक्त के हाथ जमीन कैसे चले जाएगी? तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हमको लगता है कि 7 साल पहले जब रघुवर की सरकार थी, उस समय इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन लाया था 7 साल पहले इसी विधानसभा में, और वो संशोधन आनंद फानन में, जैसा शिल्पी ने कहा वैसे ही, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला, वैसे कानून में आनंद फानन में उसको तुरंत बिना डिस्कशन से पास कर दिया और उसको दिल्ली भेज दिया, क्योंकि दिल्ली के लोग ही उनको कहा होगा जरूर, दिल्ली भेज दिया। दिल्ली वाले वहां उसको टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन ये कहते हुए कि उसमें कुछ क्लोज लगा दिया कि कृषि का भूमि के बारे में कुछ बताया, वो वापस बिल फिर वापस आ गया, यहाँ पास होने के बाद वापस आ गया। उसमें क्या आपत्ति थी केंद्र सरकार की, हम बता दें, 2 मुख्य आपत्ति थी उसमें। एक तो जमीन अधिग्रहण के समय में सोशल इंपैक्ट जो होता है, कि सोशल इंपैक्ट स्टडी होता है, उसको इन्होंने वेव कर दिया था कि नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए कि ये स्टडी कराने में बड़ी समय लगता है, तो भूमि हम अपने दोस्तों को देंगे, उसमें समय लग जाएगा, 8, 9, 10 महीना लग जाएगा, इसमें प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा, इसलिए उसको उन्होंने वेव करके भेज दिया था यहाँ से। दूसरा इन्होंने क्या किया था, पेशा कानून जो है, जो शेड्यूल एरिया में पेशा कानून है, उसके माध्यम से ही जमीन अधिग्रहण हो सकता है। तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, पैसा की जरूरत नहीं है, हम लोग बिना पैसा के हम लोग जैसा आम जनते जमीन है उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसको भी टर्न डाउन कर दिया। ये 2 बिंदु इन्होंने संशोधन करके भेजा था यहाँ से, एक तो सोशल इंपैक्ट का और एक पैसा का। आप समझ लीजिए, दोनों जो संशोधन किया था, इससे क्या बताता है? इससे बड़ी साफ होता है कि ये जो ढोंग रच रहे हैं, आदिवासी प्रेम बता रहे, जमीन के बारे में प्रेम बता रहे हैं, ये बताता है कि आपने अपने रहते हुए किस तरह से जमीन हड़पने की, अपने दोस्तों को देने के लिए आपने कानून में संशोधन किया था।
ये खत्म है, देख लीजिए। इसलिए ये जो आज झंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं हम लोग बड़ी हितैषी है, पूरी तरह से ये कहें कि खोखला है, और ये जो भी कुछ कर रहे हैं, हमको लगता है कि जो पूरे एक्ट में जितनी बातें कही, असली बात सिर्फ यही है कि ये पूरा एक्ट के माध्यम से बीजेपी एक विशेष समुदाय के जमीन पर नजर रखी हुई है। अब कहेंगे कि तो बीजेपी लेना चाहती है क्या? नहीं, बीजेपी इस एक्ट के माध्यम से उस समुदाय को कमजोर करना चाहती है और अपने दोस्तों को आने वाले समय में जमीन देना चाहती है। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in